चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम मोल कंसेप्ट की सेकंड वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, किसी भी यौगिक के अंदर तत्वों की प्रतिशत मात्रा हम निकालेंगे। ठीक है ना, तत्वों की क्या निकालनी है हमें, प्रतिशत मात्रा हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए। और तत्वों की प्रतिशत मात्रा मतलब कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट की बात करें तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एटम्स और डिवाइड कर दो मोलर मास से, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक सवाल आ गया कि भाई हमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हमारे पास है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी हमें क्या करनी है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए इसकी। ठीक है, क्या निकालिए इसकी, परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले आप इसका क्या करिए, मोलर मास निकालिए। क्या निकालिए इसका, मोलर मास निकालिए। मोलर मास को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अणुभार बोलते हैं। तुम जानते हो अणुभार कैसे निकालते हैं, जो परमाणु भार होता है जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं उसको हम सम कर देंगे। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 60। ठीक है ना, ये होता है इनका एटॉमिक वेट। तो जब हम मोलर मास निकालेंगे तो कैल्शियम का 40 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 मतलब ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। और अगर हम इसको सम करेंगे तो ये लगभग 100 के करीब आएगा। तो ये मोलर मास हो गया। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट में किसकी परसेंटेज निकालनी है, कैल्शियम की निकालनी है। तो जो भी कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उन सब की परसेंटेज आपको निकालनी पड़ेगी। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बराबर हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है उसको लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई उस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम की कितने नंबर हैं, एक ही है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे। मोलर मास कितना है बेटा, 100 है। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से क्या हो जाएगा बोलो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो कैल्शियम की परसेंटेज आ जाएगी 40% आ जाएगी। ठीक है ना, आगे अगर कार्बन की परसेंटेज निकालनी है आपको तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। कार्बन के नंबर कितने हैं, देखो यहाँ पर एक ही है और मोलर मास कितना है, 100 है और मल्टीप्लाई परसेंटेज से है तो ये भी 100 से 100 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कितने परसेंट आएगा, 12% आएगा। इसी प्रकार अगर आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, देखिए 16 है, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के नंबर देखो कितने यहाँ पर फॉर्मूले में 3 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो मोलर मास और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इसकी परसेंटेज आ जाएगी आपकी 48% आ जाएगी। इस प्रकार से हमने कैल्शियम कार्बोनेट में सभी एलिमेंट की परसेंटेज निकाल ली बेटा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी ही परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल सकते हो किसी की भी। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको निकालनी है। तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड के अंदर आपसे पूछ सकता है। तो जितने भी एलिमेंट हैं सबकी परसेंटेज निकाल लो, फॉर्मूला आपको ऊपर बताई दिया है। ये जो आपकी इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसका मोलर मास जो निकालोगे इसका मोलर मास होता है 180 होता है। ठीक है ना, आप निकाल लेंगे इसका मोलर मास, अणुभार बोलते हैं इसको। इसका अणुभार कितना होता है, इतना होता है बेटा। चलिए, तो अब देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना। तो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 प्लस उसके नंबर कितने हैं, देखो 6 हैं, ये हो गया। अणुभार कितना है बेटा, 180 है, मल्टीप्लाई कितना आएगा बोलो, 100 आएगा। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 की मल्टीप्लाई 6 बार करो, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, नीचे कितना बचेगा, 18 बचेगा। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 40% के करीब आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट करके। ठीक है, कैल्शियम के बाद में हम निकालते हैं परसेंटेज हाइड्रोजन की।
हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे तो वही आएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। और कितने एटम है देखो हाइड्रोजन के, यहाँ पर 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 180 से, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, ये डिवाइड करेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 12 × 10 आ जाएगा, ठीक है ना, 120 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 6.6 के करीब आएगी परसेंटेज इसकी, आप कैलकुलेट कर लेना इसको। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, और देखो ऑक्सीजन कितनी है वहाँ पर ग्लूकोज में, ये रे बेटा, ये ग्लूकोज में ऑक्सीजन है 6 है, मोलर मास 180 है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, 16 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें 10 की, और नीचे आएगा 8, 18, इसको डिवाइड करने के बाद में लगभग 53.33 आना चाहिए बेटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी भी कंपाउंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, बोलो, कंपोजिशन निकाल सकते हो। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक कंपाउंड होता है NH2 और CONH2, इसको हम कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं इसको, यूरिया। तो यूरिया की परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए आप, क्या निकालिए, परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए। तो परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो आप देखते हैं यूरिया के अंदर क्या क्या है। एक तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है आपको, उसके बाद हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है इसमें, और कार्बन की भी परसेंटेज निकालनी है, और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। तो यूरिया इन 4 एलिमेंट से मिलकर बना है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम होता है हमारा मोलर मास निकालना। कि यूरिया का मोलर मास क्या है, अणुभार। तो अणुभार जो यूरिया का आएगा वो आएगा 60 आएगा। अब आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं बड़े आराम से। देखो कैसे, कि मान लो हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है, आप जानते हैं 14, और नाइट्रोजन के नंबर कितने हैं यहाँ पर, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नंबर है, और मोलर मास कितना है 60 है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इजीली आराम से। इसको कैंसिल कर लेना, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 28 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6। तो ये तो इजीली हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना आप आसानी से। इसी प्रकार से आप हाइड्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज इसमें निकाल सकते हो। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की आप जो है परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेना, प्रतिशत मात्रा, ठीक है ना। इसके बाद में जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा, वो होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, देखो यहाँ पर, इसको बोलते हैं एवरेज, इसे बोलते हैं हम एवरेज एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, ये किसका होता है, बहुत आसान सा सवाल आता है। इसको निकालते हैं हम आइसोटॉपिक मिक्सचर के लिए, आइसोटॉपिक मिक्सचर के लिए इसको निकालते हैं। क्या होता है आइसोटॉपिक मिक्सचर, इसको हिंदी में कहते हैं हम औसत परमाणु भार निकालना। क्या निकालना बोलो, औसत परमाणु भार। और ये किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आइसोटॉपिक मिक्सचर। आइसोटॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है समस्थानिकों का मिश्रण होता है, ठीक है। समस्थानिक क्या होते हैं, या आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है ना। जानते ही होंगे आप कि आइसोटोप्स क्या होता है, जिसको समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो होते हैं प्यारे बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो, एटॉमिक नंबर का मतलब जिसका Z सिंबल होता है, इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, वो हमेशा उनका क्या होता है, सेम होता है। ये एक ही तत्व के क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं। और एटॉमिक मास, जिसको परमाणु भार कहते हैं, एटॉमिक मास जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है A, ये क्या होता है, इनका डिफरेंट होता है।
ठीक है। जैसे आपने देखो एक बहुत आसान सा एग्जांपल पढ़ रखा है, जैसे हाइड्रोजन के आपने 3 आइसोटोप पढ़े हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है ना। इन तीनों में देखो एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, लेकिन डिफरेंट एटम है ये, ठीक है। और एटॉमिक नंबर आप देखोगे इसमें पहले वाले में Z बराबर कितना है, 1 है। तो जितना Z होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं A-Z। जो परमाणु भार होता है उसमें से परमाणु क्रमांक को निकालते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं पहले वाले में। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो इसका Z कितना है, 1 है। इसमें P कितने हैं, देखो 1 है। E कितना है, इसमें 1 है। और न्यूट्रॉन कितने इसमें देखो 2 - 1 यानी कि 1 है। यहाँ भी देखो तीसरे वाले में Z बराबर 1 है, तो प्रोटॉन बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 1 होंगे। और न्यूट्रॉन क्या होंगे, 3 - 1 यानी कि कितना होगा, 2 होगा। तो आप देखोगे कि न्यूट्रॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें क्या नाम है, आइसोटोप जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बोलो डिफरेंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में क्या मिलेंगे बेटा, बहुत सारे आइसोटोप्स का मिक्सचर मिलेगा, और उसी का आपको क्या निकालना है, औसत परमाणु भार निकालना है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन के द्वारा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा आसान और सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें से, ध्यान रखना, ठीक है। इस तीसरा आएगा कि फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे कुछ आइसोटोप्स दे रखे होंगे, और इधर दे रखी होगी उनकी परसेंटेज अबंडेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिशत मात्रा, उनकी उपस्थिति दे रखी होगी परसेंटेज में। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के 3 समस्थानिक होते हैं बच्चों, 3 आइसोटोप होते हैं, 35 और 37। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 ही होता है। और इनकी जो परसेंटेज अबंडेंस होती है नेचर में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ये पहले वाला जो है ये 75% पाया जाता है, और दूसरे वाला जो है ये 25% पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ये 2 आइसोटोप आपको क्वेश्चन में देगा, दोनों का मिक्सचर दे रखा है और उनकी परसेंटेज दे रखी है। अब उनका एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, देखो अभी क्वेश्चन में ये याद रखो, एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट का मतलब होता है, इसको हिंदी भाषा में हम बोलेंगे औसत परमाणु भार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो औसत परमाणु भार बच्चों ध्यान रखना, जो पहला आइसोटोप है उसकी जितनी भी परसेंटेज है यहाँ पे लिखो 75, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करनी है उसके पहले वाला जो आइसोटोप है उसके एटॉमिक वेट से 35, प्लस दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है 25, मल्टीप्लाई करनी है कितनी, दूसरे वाले के परमाणु भार से, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, बोलो 100 से। 100 से जब इसको करोगे आप, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में लगभग आंसर आएगा 35.5 आएगा, इतने के करीब आंसर आएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आएगा। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखो आपको, ये देखिए, यहाँ मान लो मेरे पास 3 आइसोटोप दे रखे हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ आइसोटोप्स, ऐसे ये 3 आइसोटोप्स हैं यहाँ पर। जैसे आयरन का एक 54 है, एक आयरन का है 56 है, और एक आयरन का है 57 है। और इनके एटॉमिक नंबर जानते ही हो, 26 और 26। ये इनका मिक्सचर दे रखा है। आयरन के 3 आइसोटोप हैं, देखो इनकी परसेंटेज अबंडेंस जो है नेचर में कितनी है, आओ देखते हैं।
इनकी परसेंटेज अबंडेंस है, पहला जो आइसोटोप है आयरन का उसकी होती है 5%, दूसरे वाले की है 90% और तीसरे वाले की है 5%, इस तरह से। और आपसे पूछ रहा है एवरेज एटॉमिक वेट, ठीक है ना, एवरेज, ये आपका एडवांस में आया हुआ सवाल है, लगभग 2009 में आया था आईटी में, ठीक है ये क्वेश्चन। तो कभी कभी बहुत इजी सवाल भी आ जाते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट बराबर कैसे निकालेंगे, देखो जो भी आपको आइसोटोप दे रखा है, ठीक है ना, फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाई पहले आइसोटोप का जो एटॉमिक मास है ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई करिए, प्लस दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज मल्टीप्लाई दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक वेट, प्लस तीसरे आइसोटोप की परसेंटेज और उसका एटॉमिक मास 57, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से बच्चों। इसको सोल्व करने के बाद में प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा आपका, जहाँ तक मैं समझता हूँ एवरेज एटॉमिक वेट जो आएगा निकाल के वो 55.95 आएगा, जो लगभग किसके बराबर होगा, जो लगभग इसके बराबर होगा, 56 के बराबर, ठीक है ना। क्लियर होगा, इस तरह से क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये बहुत आसान टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है जी। चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक और बहुत छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज मोलर मास। देखिए इसको कहते हैं हम एवरेज मोलर मास, ये भी बहुत इजी होता है, देखो चलिए करते हैं इसको। अगर हमसे कोई पूछता है कि मीन मोलर मास निकालिए, मीन मोलर मास, मीन मोलर मास भी कहते हैं बच्चों इसको, और इसको हम एवरेज मोलर मास भी कहते हैं इसको, मोलर मास। एवरेज का मतलब औसत अणुभार कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, औसत अणुभार कहते हैं। और ये हम किसको किसके लिए कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं हम गैसियस मिक्सचर के लिए, इसके लिए बोलो, इसको हम गैसियस मिक्सचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए बोलो गैसियस मिक्सचर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी गैसों का मिक्सचर दे रखा होगा और उसके लिए हमें क्या निकालना, मीन मोलर मास यानी कि औसत अणुभार निकालना है। चलो करते हैं जरा इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन के द्वारा ही आपको मैं समझा दूंगा ये। आइए देखो ध्यान से देखो, मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में आएगा फाइंड मीन मोलर मास, मीन मोलर मास, मीन का मतलब होता है औसत अणुभार निकालना है आपको, ठीक है क्लियर है। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन पे क्या दिया होगा, यहाँ पर आपको कुछ गैसियस मिक्सचर दिया होगा, क्या दिया होगा बोलो, यहाँ पर आपको कुछ गैसियस मिक्सचर दे रखा होगा, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर देगा, इस प्रकार से देखो ऐसे देगा, ये देखो मान लो मेरे पास देखो यहाँ पर एक O2 गैस है, एक CO2 गैस है, एक मेरे पास यहाँ पर क्या है N2 गैस है, ठीक है, एक मेरे पास क्या है O2 N2 CO2, एक मेरे पास SO2 गैस है। ये कुछ गैसों का मिक्सचर है बच्चों। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और दी होगी, मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज क्या होती है, जो मोल आप कैलकुलेट करते हो जिस भी मेथड से, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कहलाती है मोल परसेंटेज। जैसे O2 की मोल परसेंटेज उसने दे रखी है एग्जाम्पल में आपको, इसकी मोल परसेंटेज है 60, ठीक है, और CO2 की दे रखी है आपको 3, और N2 की दे रखी है आपको 80, और SO2 की दे रखी है आपको 1। इस तरह से ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए क्या होता क्या है, इनका अणुभार निकाल लीजिए,
ये तो मोल हो गया आपके, ये है आपका मोल। तो मोल ये पहली गैस है, तो पहली गैस के मोल को हम N1 कह लेंगे, दूसरे के को N2 कहेंगे, तीसरे के को N3 कहेंगे और नंबर 4 वाली गैस का मोल N1 कहेंगे, N4 कहेंगे। और इनका मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास का यानी कि अणुभार का सिंबल M1, दूसरी का M2, तीसरी का M3 और चौथी का M4, यानी कि यहाँ पर निकालेंगे हम अणुभार इन गैसों का। क्या निकालेंगे हम यहाँ पर? अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार देखो कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन का अणुभार कितना हो जाएगा? बोलो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और CO2 का हो जाएगा कितना? N2 का कितना हो जाएगा? O2 का इतना हो जाएगा अणुभार, इसका हो जाएगा 28 हो जाएगा। देखो इसका तो 28 हो जाएगा और इसका हो जाएगा कितना? 44 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 44 हो जाएगा अणुभार। और SO2 का हो जाएगा इसका 64 हो जाएगा इसका अणुभार हो जाएगा। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों निकालने का, ध्यान से देखिए। एवरेज मोलर मास अगर आपको निकालना है, एवरेज मोलर मास बराबर होता है फॉर्मूला N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, ठीक है ना, और प्लस N4 M4। और इस सब को हम डिवाइड करेंगे किससे? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, मतलब ये हो जाएगा टोटल मोल। कुल मोल कितने हैं ना, टोटल मोल्स, उससे डिवाइड करते हैं। N1 क्या है? पहली गैस का मोल। M1 क्या है? पहली गैस का अणुभार, मोलर मास करते हैं। तो लिखिए इसको, सबको जब इसको सोल्व करोगे बच्चों, ठीक है, तो वैल्यू रखो यहाँ पर। देखो पहले में कितनी हो जाएगी? 16 मल्टीप्लाई 32 प्लस N2 में कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 44 प्लस 80 मल्टीप्लाई 28 प्लस कितना होगा यहाँ पर? 1 मल्टीप्लाई 64। और टोटल मोल जो हैं उनको लिख लीजिए यहाँ पर कितने हैं सब। जैसे टोटल मोल कितने भाई, यहाँ पर सब से डिवाइड करेंगे। जैसे पहले में 16 हो गया है, फिर 3, फिर 80 और फिर प्लस 1। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आई थिंक सोल्व करने के बाद में जो एवरेज मोलर मास आएगा वो एवरेज मोलर मास लगभग आएगा 29.48 आएगा। एक बार आप चेक कर लेंगे कैलकुलेशन करने के बाद में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप जो है कोई भी गैसों का मिक्सचर इसी प्रकार से दिया होगा और उसका एवरेज मोलर मास यानी कि औसत अनुभार निकाल लेंगे। सब कुछ आपको दिया होगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल आता है। तो ये वीडियो बहुत छोटी थी, इसमें हमने आपको क्या सिखाया? हमने सिखाया इसमें किसी भी यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा या परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और फिर बताया आपको एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं आइसोटोप के मिक्सचर के लिए, और फिर बताया हमने एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं। बहुत सारी गैसों का मिक्सचर आपको दिया होगा, उस प्रकार से निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के साथ, ठीक है बेटा। चलिए।